दोस्तों, जापान के डिफेंस मिनिस्टर आज भारत पहुंचे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जापान का मंत्री भारत क्यों आया है। असली सवाल है, भारत और जापान अब डिफेंस में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे पूरे इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है। दोस्तों, आज न्यू दिल्ली में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जापान के डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी के बीच अहम बातचीत हो रही है। मुद्दा है डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी। और यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब एशिया में चाइना की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। तो क्या भारत और जापान अब सिर्फ दोस्ती की बातें करेंगे या फिर दोनों देश डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे और बढ़ाएंगे? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जापान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली डिफेंस इंडस्ट्रीज में से एक है। वहीं इंडिया के पास एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट, बड़ी मिलिट्री और तेजी से बढ़ता हुआ डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर दोनों देशों की ताकत एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो फायदा सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट में कोऑपरेशन बढ़ सकता है। और यही वजह है कि आज की बातचीत को सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग के तौर पर देखना सही नहीं होगा। भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक को एक फ्री, ओपन और स्टेबल रीजन बनाए रखने की बात करते हैं। और यहाँ चाइना का फैक्टर अपने आप सामने आता है। साउथ चाइना सिया से लेकर ईस्ट चाइना सिया तक चाइना की बढ़ती मैरीटाइम एक्टिविटी ने जापान और दूसरे इंडो पैसिफिक देशों की स्ट्रेटेजिक चिंता बढ़ाई है। भारत के लिए भी इंडियन ओशन बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इंडिया और जापान की पार्टनरशिप का एक बड़ा हिस्सा मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा बदलाव डिफेंस सप्लाई चेन में आ सकता है। आज दुनिया ने देखा है कि किसी भी बड़े युद्ध या संकट के दौरान हथियार और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी देश की डिफेंस इंडस्ट्री किसी एक सप्लायर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो तो संकट के समय बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए जापान अब अपनी डिफेंस सप्लाई चेन्स को ज़्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाइड बनाना चाहता है और इंडिया इस स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जापान की टेक्नोलॉजी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अब और दोनों देशों की डिफेंस ज़रूरतें एक साथ आती है तो भविष्य में कुछ डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन भारत में भी हो सकता है। इससे भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और जापान को एक भरोसेमंद प्रोडक्शन पार्टनर। यही वजह है कि आज की मीटिंग को सिर्फ एक दिन की खबर समझना शायद जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अगर इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन अगले स्तर तक पहुंचता है तो इसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई दे सकता है। और एक और बड़ी बात, भारत पहले से ही अपने डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट FY 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ पहुंच चुका है। यानी इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, भारत खुद मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनना चाहता है। ऐसे में जापान जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री के साथ कोऑपरेशन भारत की इन स्ट्रेटेजी को और मजबूत कर सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इंडिया और जापान मिलकर चाइना के खिलाफ कोई मिलिट्री अलायंस बना रहे? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। आज की बातचीत को उसी रूप से देखना चाहिए जैसा आधिकारिक तौर पर बताया गया है, डिफेंस कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मजबूत करना। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में पार्टनरशिप का असर अक्सर उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट से कहीं आगे जाता है। अगर इंडिया और जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को लगातार बढ़ाते हैं तो एशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर उसका असर जरूर पड़ेगा। और यही कारण है कि दुनिया की नज़र आज न्यू दिल्ली पर है। एक तरफ जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन्स को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अपनी मिलिट्री और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है और दोनों देश इंडो पैसिफिक में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। अब असली सवाल यह है, क्या आने वाले समय में इंडिया और जापान मिलकर ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसे पूरी दुनिया खरीदे? अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ भारत जापान की पार्टनरशिप नहीं होगी, यह एशिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और शायद इसी वजह से
आज की न्यू दिल्ली मीटिंग को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की डिफेंस पार्टनरशिप की शुरुआत के रूप में देखना दिलचस्प है।